हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतुल अग्रवाल। और जैसा कि हम अपने पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं और कि फोर्स क्या होता है, कूलाम फोर्स के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता चुका था मैं। जहाँ हम थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे किसी मीडियम में फोर्स निकालना है, दो चार्जेस के बीच में, दो क्यू चार्जेस रखे हुए उनके बीच में अगर मुझे फोर्स निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें उस मीडियम में फोर्स निकालना है और जो वैक्यूम में फोर्स निकालना है, और उस फोर्स में, वैक्यूम वाले फोर्स में हमें उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का या रिलेटिव परमिटिविटी का डिवाइड कर देना है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि एफ डैश बराबर एफ अपॉन के। के क्या है? के है रिलेटिव परमिटिविटी। एफ क्या है? एफ है फोर्स इन अ वैक्यूम। और एफ डैश क्या है? फोर्स इन अ मीडियम। तो डिफरेंट मीडियम में जब निकालना है तो हमें उसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का होना जरूरी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऐसे निकालते हैं, के इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मीडियम में, और जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारा वैक्यूम में या एयर में, तो उसका रेशियो जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, या इसको ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो इसको लिखते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के, या के बराबर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई उसकी, जो हम मीडियम में बता रहे थे कि अगर किसी मीडियम में हमें निकालना है कि फोर्स क्या होगा। अब मुझसे किसी बच्चे ने ये कहा था कि उसका जो है वो उसको पुराना वाला जो डेरिवेशन है वो समझ में नहीं आया है। तो एक बार मैं उस डेरिवेशन की तरफ आपको ले चलूंगा जो मैंने पुराने उसमें सॉल्व कराया था। तो मेरा जो डेरिवेशन था उसमें हमें ये जानना था कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करके कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो है वो हम जानते हैं कि 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ये कितने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कूलाम। या हम ये कह सकते हैं कि 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर 19 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। जस्ट अपोजिट कर दिया है ना, कि यहाँ ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट इस साइड ले आया और ये वाला पार्ट इस साइड ले आया। मतलब 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस 19 कूलाम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम बराबर क्या होगा? जब 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर 19 कूलाम बराबर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक कूलाम बराबर ये वाली संख्या नीचे चली जाएगी। तो जब नीचे जाएगी तो 1.6 नीचे आएगा और 10 टू पावर माइनस 19 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो 10 टू पावर माइनस 19 बन जाएगा प्लस 19। तो इस तरह से ये बन जाएगा 1 कूलाम बराबर 1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर प्लस 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 1 कूलाम बराबर 10 अपॉन 16। अब ये जब पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो इसके अपॉन में 10 आएगा और ये 10 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा एक कूलाम आ जाएगा। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि एक कूलाम बराबर 5/8। चूंकि 10/16 था तो काटा 2 से ऊपर तो 5 आ गया और नीचे 8 आ गया। ये 5/8 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन, ये एक कूलाम बराबर हम लिख सकते हैं 0.0625 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये 10 पावर 19 लिखा है, इसमें से एक 10 बाहर निकाल लें तो ये 10 पावर 18 बचेगा, और इस 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो होंगे 6 इंटू 10 पावर 19 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप कि आपको अब इस बार समझ में आ गया होगा। आप वापस से दोबारा देख सकते हैं उसको और अच्छे से खुद से कॉपी पर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे अपन दूसरे टॉपिक पर। अब चूंकि मैंने आपको कूलाम लॉ पढ़ा दिया था, लेकिन कूलाम लॉ वेक्टर फॉर्म में, मतलब कि चूंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें जब भी फोर्स लगे तो उसकी डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? मैंने आपको कहा था दो चार्जेस अगर रखे हुए हैं तो उनको जोड़ने वाली रेखा के अलोंग होगी। मतलब अगर ये Q1 Q2 दो चार्जेस हैं तो इनके बीच में जो रेखा जुड़ रही है इसकी या तो इस साइड फोर्स लगेगा या इस साइड फोर्स लगेगा।
अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर इस साइड फोर्स लगाएगा, और ये दूसरा वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर इस साइड फोर्स लगाएगा। तो F12 की डायरेक्शन जो होगी वो इस साइड होगी और F21 की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी। उसका मतलब ये है कि 21 का मतलब है कि 2 के ऊपर 1 के द्वारा लगाने वाला फोर्स, और 12 का मतलब है 1 के ऊपर 2 के द्वारा लगने वाला फोर्स। तो F12 निकालें अगर, तो वो Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर, और R12 जो है वो डायरेक्शन बता रहा है ये वाली, ठीक है। तो और R12 ये वाली डिस्टेंस बता रहा है। तो इसको हम इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जब ये दो लाइंस इसके फोर्स के आगे खींच दी तो उसका मतलब ये है कि हम वेक्टर ना लेके इसका मॉड्यूलस ले रहे हैं, मतलब हम सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में F12 के द्वारा जो F12 इक्वल टू F21, मतलब एक के द्वारा दूसरे पर जो लगाने वाले फोर्सेस हैं वो ऑलवेज सेम होंगे। तो ये बता रहा है कि दोनों की जो मात्रा होगी फोर्सेस की, चाहे वो एक का दूसरे पे लगाना हो या दूसरे का एक पे लगाना हो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कूलम्ब्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म था। अब दूसरी बात ये है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब कोई एक चार्ज Q0 यहाँ रखा हुआ है बीच में, और चारों तरफ Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरह से बहुत सारे चार्जेस चारों तरफ रखे हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि इस Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली सारे फोर्सेस को ऐड कर देना है। मतलब Q1 पहले के द्वारा लगने वाला फोर्स F01, दूसरे के द्वारा F02, तीसरे के द्वारा F03, इस तरह से जोड़ते जाना है, और जीरो के द्वारा, जीरो पर n के द्वारा लगने वाला फोर्स। तो इन सारे फोर्सेस को जोड़ देना है तो हमें टोटल फोर्स रख देंगे। हाँ, हमें एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि सबकी डायरेक्शन जरूर लेनी है जब भी हम फोर्स लिख रहे हैं। तो ये हमारा जो डायरेक्शन R01 है, ये R02, इस तरह से ये R01, क्योंकि सब फोर्सेस के द्वारा जब फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी वो अलग अलग होगी। Q1 फोर्स जो है वो इसको इस साइड लगा रहा होगा, Q2 फोर्स इसको यहाँ लगा रहा होगा, Q3 फोर्स इस साइड, और Q4 Qn इस साइड। मतलब सारे फोर्सेस को आप ऐड तो कर सकते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन भी आपको जोड़नी जरूरी है। और वेक्टर जो है वो नॉर्मली ऐड नहीं होते हैं, वो वेक्टर लॉ से ऐड होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। लेकिन अगर हम सम की बात करें तो हम कहेंगे सारे फोर्सेस का सम जो होगा वही टोटल फोर्स कहलाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर i इक्वल्स टू n तक QI अपॉन R0 का स्क्वायर, और R ये डायरेक्शन, तो हमारा ये टोटल फोर्स हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फोर्स जब भी कोई आपसे कहे तो फोर्स क्या है, फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। देखो यहाँ आया क्षेत्र, मतलब फील्ड मतलब एरिया। तो कोई Q चार्ज है और उस Q चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगी कि अगर कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर लाए तो उसको फोर्स फील होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी जगह पर रहते हैं और आप कोई दूसरे शहर से आपके गांव में आता है तो उसको आपके द्वारा अगर कोई फोर्स फील्ड या कोई फोर्स महसूस होता है तो हम कहेंगे कि जितने रीजन में उसको फोर्स फील होगा वही आपकी क्या कहलाएगी, फोर्स फील्ड कहलाएगी, या विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। तो एक Q चार्ज पहले से रखा हुआ है, और जब भी कोई चार्ज इसके अंदर एंटर करेगा दूसरा चार्ज, और अगर वो फोर्स फील्ड करे, मतलब फोर्स अपने आप में महसूस करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसकी फोर्स फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी देख सकते हैं, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह बल अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लो अगर यहाँ पर वो कोई चार्ज बैठ आए और अगर वो यहाँ पर फोर्स फील ना कर पाए तो हम कहेंगे कि इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ नहीं है। अगर यहाँ आए तो वो जरूर महसूस करेगा, तो हम कहेंगे कि ये जो है इसकी विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं अलग से डेफिनेशन बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। तो ये तो क्षेत्र की बात हो गई। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। इसमें लिखा है कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ नहीं है,
एक फोर्स ही है।